Hello students. So this is the second and the final lecture on the concept of aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. इससे पहले वाले वीडियो में हमने एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ये सीखा, हकल्स रूल के बारे में डिस्कस किया और इस वीडियो में हम लोग एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसे आप देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, तो आप वहां भी जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और एरोमेटिसिटी के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले एन्युलीन्स के बारे में। नाउ व्हाट आर एन्युलीन्स? तो जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। एन्युलीन्स आर मोनोसाइक्लिक, मतलब एक सिंगल रिंग होनी चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब रेजोनेंस होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स। तो एन्युलीन्स क्या होते हैं? दे आर मोनोसाइक्लिक, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एन्युलीन्स बोलते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक 4 मेंबर्ड रिंग बना दूं, राइट, और इस 4 मेंबर्ड रिंग में यहाँ और यहाँ पर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली IUPAC नेम के बारे में अगर बात करें तो ये है साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन और ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और कार्बन और हाइड्रोजन ही है सिर्फ। तो इसको हम लोग एन्युलीन बोल सकते हैं। सो दिस इज एन्युलीन और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे एन्युलीन 4, वेयर 4 डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। और ये मॉलिक्यूल कैसा है? क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे लेट्स से मैं एक 3 मेंबर्ड रिंग बना दूं और इस 3 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो क्या इस मॉलिक्यूल को हम एन्युलीन बोलेंगे? नहीं, इसे हम एन्युलीन नहीं बोल सकते, क्योंकि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है ये कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इफ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो भाई इसमें कॉन्जुगेशन रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, तो दिस इज नॉट एन एन्युलीन। ठीक है, इनफैक्ट कभी भी एन्युलीन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का नहीं हो सकता। हमेशा एन्युलीन जो होगा वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ही होगा, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो एक कार्बन sp3 हो ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक 5 मेंबर्ड रिंग अगर बना दें, राइट, और इस 5 मेंबर्ड रिंग में हम लोग ऑल्टरनेट कहीं से भी स्टार्ट करके पाई सिग्मा पाई, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके आगे पाई बॉन्ड हम लोग लगा नहीं सकते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अब क्या है, देखिए, ना चाहते हुए भी ये वाला कार्बन एटम जो है वो क्या हो गया? दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, मतलब है लेकिन पूरे रिंग में नहीं है। इतने पार्ट में रेजोनेंस है, यहाँ से लेकर के इतना जो पार्ट है ये तो रेजोनेंस में है, लेकिन पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसे भी हम लोग एन्युलीन की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो एन्युलीन्स हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग लें, लेट्स से एक बड़ा पॉपुलर मॉलिक्यूल होता है 6 मेंबर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो अब बेंजीन को ध्यान से अगर देखें तो इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है और इनफैक्ट बेंजीन को भी हम लोग एन्युलीन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे हम लिखेंगे एन्युलीन 6। ठीक है, एन्युलीन 6 बोलेंगे। और ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? ये मॉलिक्यूल होगा एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, बिकॉज इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। चलिए एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। 8 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ऑक्टागन बना लो एक सब लोग, ठीक है। कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दो फटाफट। तो एक ऑक्टागन बनाओ, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो क्या इसको एन्युलीन बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एन्युलीन तो इसे बोल सकते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एन्युलीन 8। इसे हम लोग एन्युलीन 8 का नाम देंगे। अच्छा, फिर क्या ये मॉलिक्यूल का नेचर क्या होगा एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के हिसाब से? तो देखें भाई, तो इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 2 4 और 2 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल जो एक्सपेक्टेड है, इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो होना चाहिए था 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए
एंटी एरोमेटिक, ठीक है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी रिंग की साइज 7 या उससे ज्यादा होने लगे, तो यहाँ पे रिंग की साइज कितनी है 8, तो रिंग की साइज अगर 7 या उससे ज्यादा होने लगे और ऐसे केस में मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक आ रहा हो, तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक, तो वो अपनी प्लेनैरिटी को लूज कर देता है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। और अगर नॉन प्लेनर हो जाएगा मतलब एटम्स अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देंगे, तो कॉन्जुगेशन तो इसमें रह नहीं जाएगा, और फिर ये एंटी एरोमेटिक तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो रिंग साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देते हैं अगर वो एंटी एरोमेटिक आ रहे होते हैं, तो दिस पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर एज, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका नॉन प्लेनर वाला स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार, कैसा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। तो ये मॉलिक्यूल अपनी प्लेनैरिटी को लूज करके कुछ इस प्रकार के शेप में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल 8 कार्बन एटम्स इसमें आ रहे हैं। बट दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, सभी एटम्स सेम प्लेन में नहीं है, और ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई इस तरह से लगा सकते हैं, राइट। तो इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर जनरेट होता है, किसका, एनुलीन 8, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एनुलीन 10। तो एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं जरा। ये सब बहुत टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो एकदम जेई की जो फेवरेट किताबें होती हैं उनमें से खोज कर मैंने एग्जांपल्स निकाले हैं, जो बहुत हाई चांसेस है जेई स्पेशली एडवांस वगैरह में पूछे जाने के, ठीक है। तो इसमें जरा बॉन्ड्स लगा लिए जाए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अब दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम जोड़ लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने मन की संतुष्टि के लिए। और ये हो गया क्या, ये हो गया मोनोसाइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, दिस इज एनुलीन 10, राइट। इसको हम लोग नाम देंगे एनुलीन 10। अच्छा, अब इसके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड है, इसमें टोटल पाई सिग्मा पाई पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, ठीक है, 4n+2 वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर इसका है एरोमेटिक, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये एरोमेटिक होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं तो पक्का यहाँ पे कुछ लफड़ा हो रहा होगा, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। अब इसमें होता क्या है कि देखो ये दोनों जो कार्बन है, इनके जो हाइड्रोजन एटम्स निकले हुए हैं, राइट, H और एटम्स ये जो निकले हुए, एक एक हाइड्रोजन है इन दोनों के पास। तो इन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है कि अच्छा खासा रिपल्शन होता है, ये बहुत पास पास है ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देता है। मतलब तुम्हें इस तरह से समझना है कि ये वाले जो कार्बन एटम दोनों हैं, ये दोनों कार्बन एटम्स अब ये पूरे रिंग में नहीं रह गए, ये दोनों कार्बन एटम्स कुछ प्लेन के बाहर आ जाते हैं। मतलब इसको तुम ऐसे समझो कि जहां पर भी तुम लैपटॉप में या मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, तो ये सामने की तरफ तुमसे निकल के आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रिपल्शन को अवॉइड करने की, देखो हाइड्रोजन दोनों सामने सामने लड़ेगा तो उसकी वजह से उनमें रिपल्शन हो रहा है, तो अब क्या होते हैं कि ट्विस्ट हो जाते हैं, तो एक कार्बन का एटम आगे आ जाता है और दूसरा कार्बन का एटम पीछे चला जाता है। तो इसकी वजह से उन हाइड्रोजन के बीच की, अगर दोनों सामने सामने रहते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होता, ज्यादा टकरा रहे होते एक दूसरे से। अब क्या हुआ कि ऊपर वाला कार्बन एटम मान लो आगे की तरफ चला गया और नीचे वाला कार्बन एटम पीछे की तरफ आ गया, या उल्टा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अपने प्लेन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन एटम्स
सामने की तरफ निकल कर आ रहे हैं, और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको तुम्हें सपोज करना है कि तुम्हारी स्क्रीन के पीछे जा रही है, ठीक है, ये बिहाइंड द स्क्रीन आ रहे हैं और ऊपर वाले आगे की तरफ आ रहे हैं। तो इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स के बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो गया। लेकिन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी खत्म हो गई अब, और प्लेनैरिटी अगर खत्म हुई तो फिर ये एरोमेटिक तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम लोग को ध्यान रखना है। लेकिन इसी में अगर हम लोग एक छोटा सा वेरिएशन कर दें, मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल बनाया जाए, आई होप आप सभी अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्म में इसको लिख रहे होंगे, और मेरी जो बातें अच्छी लगे उनको भी आप नोट कर लिया करिए। अगर मैंने स्क्रीन पे नहीं लिखा है तो इसका स्ट्रक्चर बना लें, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। और ऐसा आपको एक मॉलिक्यूल दिया हो, ये इससे एक ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, राइट। अब इस मॉलिक्यूल के बारे में हमको कमेंट करना है कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या नहीं। तो देखो अब इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। जैसे अब ये दोनों ही कार्बन के एटम्स एक सिंगल ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं, और ये ऑक्सीजन का एटम प्लेन के ऊपर है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर तुम जाओ तो वहां पर क्या हो रहा था, इसका एक हाइड्रोजन था और इसका एक हाइड्रोजन था, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा था, ठीक। लेकिन ऐसा कोई रिपल्शन यहां पर नहीं हो रहा है, ये सिंगल एटम से जुड़ा हुआ। भाई जब एक ही एटम है तो वो अपने आप को क्या रिपेल करेगा, पहले दो एटम्स थे, ठीक है, लेकिन अब ये एक सिंगल एटम है। तो अब ऐसे केस में इस रिंग की प्लेनैरिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, और अब इसमें रहेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एरोमेटिक हो जाएगा। इसके कुछ और वेरिएशंस भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस ऑक्सीजन को हटा करके उसकी जगह कोई और एटम भी लगा सकता हूं। जल्दी से एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। तो उसकी जगह सपोज करो मैंने ऑक्सीजन को हटाया और उसकी जगह कोई और एटम लगा दिया, जैसे मान लो मैंने NH लगा दिया, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है दोनों, और इससे NH जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही मॉलिक्यूल है, और ये भी क्या कहलाएगा, दिस विल आल्सो बी एरोमेटिक इन नेचर, ये भी एरोमेटिक रहेगा, राइट। NH की जगह पर CH2 भी आ सकता था, ठीक है। जैसे तुम सपोज करो, मैं इसी में मिटा के बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो फिर से एक स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो NH2 की जगह सपोज करो आप यहाँ पर CH2 आ जाता, तो CH2 होता तो वो भी सिमिलर टाइप की चीज है बिल्कुल, और ये मॉलिक्यूल भी कैसा रहता, एरोमेटिक रहता। एक एग्जांपल और करवाते हैं आपको। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मान लीजिए आपको दिया हुआ है, सब एनुलिन 10 से ही रिलेटेड है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये CH3 है। तो इनको देखिए एक बार जरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है भाई आपको, क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा या कैसा होगा। तो अब देखो यहाँ पर दो CH3 ग्रुप्स आ गए, तो CH3 ग्रुप्स में तो रिपल्शन और भी ज्यादा हो रहा होगा, द रिपल्शन विल बी मच मच मोर, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिपल्शन और ज्यादा है तो इसकी तो भाई हाइड्रोजन से अगर रिपल्शन हो रहा तो CH3 से तो और भी ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ऑब्वियसली ये अपनी प्लेनैरिटी को लूज कर देगा, और अगर प्लेनैरिटी लूज करेगा सो द मॉलिक्यूल इन दिस केस विल बी नॉन एरोमेटिक इन नेचर। मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी के ऊपर। आइए तो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी इन मल्टीपल साइक्लिक, मतलब जहां पर एक से ज्यादा रिंग हो। अभी तक हमने मोनोसाइक्लिक वाले केसेस सारे देखे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर मोर देन वन रिंग्स। तो देखो जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, बेंजीन का ही भाई होता है नैप्थलीन, ठीक है। तो नैप्थलीन का पहले एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो उसमें दो 6 मेंबर्ड रिंग्स इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
और नैप्थलीन के रिंग में पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस तरह से नैप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको बेटा ये बताना है वेदर दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ये सब बिहेवियर इसका डिस्कस करना है। तो जब भी मल्टीपल साइक्लिक में आ जाए क्वेश्चन एरोमेटिसिटी बताने का, तो उसका तरीका ये होता है कि हम लोग हमेशा जो आउटर पेरीमीटर है, जो सबसे बड़ी रिंग है बाहर वाली, उस आउटर पेरीमीटर को हमेशा आप चेक करो। ठीक है, आउटर पेरीमीटर को आप देखो कि उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं, और वो एरोमेटिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो वी विल ऑलवेज हैव अ लुक एट द आउटर पेरीमीटर। तो देखिए आउटर पेरीमीटर पूरा अगर मैं इसको एक बार अलग से बना दूं, ठीक है, तो आउटर पेरीमीटर को अलग से एक बार अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। ये मॉलिक्यूल नहीं है इस तरह का, मॉलिक्यूल में तो बीच में भी बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ आउटर पेरीमीटर को एक बार अगर अलग से बना दिया जाए बीच वाली चीज हटा करके, तो कुछ इस प्रकार का लगेगा। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना इसको 10 एनुलिन से मिक्स मत कर देना कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पर देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इनके पास हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। बस आपको करना ये है कि आउटर पेरीमीटर चेक करना है। तो आउटर पेरीमीटर में कॉन्जुगेशन है और टोटल 5 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं मुझे। 5 पाई बॉन्ड्स का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो हकल्स रूल के हिसाब से 10 है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। तो मल्टीपल साइक्लिक में व्हाट वी नीड टू डू इज दैट हमको आउटर पेरीमीटर सिंपली चेक कर लेना होता है। ठीक है, अच्छा, कभी मान लो तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन जैसे आ जाए कि सर देखिए आपने अभी स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया था, उस स्ट्रक्चर में तो समझ में आ गया नैप्थलीन के, इसका नाम भी याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नैप्थलीन। नैप्थलीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नैप्थलीन बोलते हैं इसे। अच्छा, कभी आपके मन में अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि सर अभी तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया नैप्थलीन का, इसमें तो आराम से आपने आउटर पेरीमीटर चेक कर लिया। मान लीजिए कि कभी इस तरह का नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बना हो, पाई सिग्मा पाई, इस वाले रिंग में पाई बॉन्ड्स को नचा दो। ठीक है, इस वाले रिंग में पाई बॉन्ड्स की रेजोनेंस करवा दो, जैसे बेंजीन में करवाते हो। ठीक है, और यहाँ पर पाई आ गया और यहाँ पर पाई आ गया। ठीक है, तो अब बताइए सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है? यहाँ पे तो पाई बॉन्ड बीच में आ रहा है, अब आउटर पेरीमीटर कैसे देखेंगे हम लोग? तो देखो सबसे पहले तो ये बात आप बिल्कुल इसको दिमाग में फिट कर लो और इसको नोट कर लो कि ये सब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं। रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड होता है। ठीक है, और किसी भी मॉलिक्यूल का अगर कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। आप किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर एरोमेटिक बोल देते हो तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है। इस बात को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। इफ एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक देन द मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें ज्यादातर ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा नैप्थलीन का, तो आप आउटर पेरीमीटर से चेक करके एरोमेटिसिटी डिसाइड कर लोगे। लेकिन मान लो अगर किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि सर अगर नैप्थलीन को हम ऐसे बना लें, ठीक है, तब मान लीजिए बात हो जाए। तो देखो इसका ट्रिक क्या होता है कि आप वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पेरीफेरी पे आ जाए। पेरीफेरी मतलब बाहर वाला जो आउटर पेरीमीटर है, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पेरीफेरी पे आ जाएं। तो क्या हम वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन पाई बॉन्ड्स को यहाँ पर हम लोग घुमा दें। ठीक है, इन पाई बॉन्ड्स को हम लोग घुमा दें यहाँ पर। तो इन पाई बॉन्ड्स को अगर हम लोग घुमाएंगे तो वापिस से मुझे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख जाएगा जो मैंने शुरू में बनाया था, और उससे मुझे एरोमेटिसिटी डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिससे मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स पेरीफेरी पर आ जाएं और फिर उसके बाद डिसाइड कर लो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो, जैसे 4 पाई बॉन्ड तो पेरीफेरी पे हैं, लेकिन ये पाई बॉन्ड बीच में है। ये पाई बॉन्ड पेरीफेरी में नहीं है, ये वाला पाई। लेकिन इसमें मैं बेंजीन की तरह अगर बॉन्ड्स को घुमा दूं, इस पाई को इधर कर दूं, इस पाई को इधर कर दूं, इस पाई को इधर कर दूं, तो टोटल 5 पाई बॉन्ड पेरीफेरी पे हो जाएंगे, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है,
एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। और इस टाइप के कुछ कम ही एग्जाम्पल्स होते हैं, और वो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम लोग क्लास में ही कवर कर लेंगे, तो कोई नया एज सच एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ और इलस्ट्रेशंस देते हैं, जैसे इन्हीं का एक भाई होता है एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन का पहले मैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड बीच में है वो वाला बनाता हूँ, ठीक है, फिर आपको लॉजिक और एक्सप्लेन करता हूँ। तो एंथ्रासीन में क्या होता है, 3 6 मेंबर्ड रिंग्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एंड लेट से हमने बनाया यहाँ पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, फिर इसके बाद यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, और यहाँ पाई, और यहाँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मुझे इस वाले स्ट्रक्चर में डिसाइड करना है कि कैसा रहेगा, तो मैं इस तरह से नहीं सोचूंगा। मैंने देखा कि भाई ये वाला पाई बॉन्ड बीच में प्रेजेंट है, और अगर मैं इस पाई बॉन्ड को नचा दूं बेंजीन की तरह, इस रिंग में इनको रोटेट करा दूं, तो ये सभी पाई बॉन्ड्स पेरीफेरी पे आ जाएंगे, आउटर पेरीमीटर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, राइट। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इधर आ गया पाई, इधर आ गया पाई, और एक पाई इधर आया, फिर यहाँ पाई एज इट इज पड़ा हुआ है, यहाँ पाई एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब अगर मैं आउटर पेरीमीटर देखूं, तो आउटर पेरीमीटर में मुझे 1 2 3 4 5 6 और 7 पाई बॉन्ड्स, मतलब कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। और अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंथ्रासीन इज आल्सो एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। और ये बेटा ध्यान रखो कि ये सब तो सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। एक्चुअल में नैप्थलीन को कैसे बनाया जाता है, देखो एक्चुअल में बेंजीन को बनाया जाता है ऐसे, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। और एक्चुअल में जो नैप्थलीन है वो क्या है, एक्चुअल में नैप्थलीन है ये, और एक्चुअल में जो एंथ्रासीन है ये सब बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन के जैसे। एक्चुअल में जो एंथ्रासीन है वो है ये, ठीक है। तो ये सब एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजीन, दिस इज नैप्थलीन, these names are important and you all are supposed to remember them, and this is एंथ्रासीन, ठीक है। और इन्हीं का एक भाई और होता है, लगे हाथ उसको भी जल्दी से याद कर लो, अगले पेज पे ले जाता हूं बताने के लिए। वो भाई है फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन में भी 3 रिंग होती हैं, लेकिन वो रिंग एक के बाद एक नहीं होती हैं, जो तीसरी रिंग है वो यहाँ पर होती है, राइट। सो दिस इज फिनैंथ्रीन, और ये भी एक मल्टीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज फिनैंथ्रीन, ठीक है, फिनैंथ्रीन। तो आओ कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। और एग्जांपल्स जैसे मान लो, लेट्स से एक मॉलिक्यूल तुम्हें ये दिया गया, आई होप यू आर नोटिंग डाउन ऑल दीज एग्जांपल्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये आपको दिया गया और इसमें पाई बॉन्ड्स इस तरह से प्रेजेंट हैं, राइट, इस तरह से पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो अब बताना है कि इसका बिहेवियर क्या होगा। तो देखिए पहले से ही मैक्सिमम पाई बॉन्ड सारे के सारे पेरीफेरी पर ही हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आउटर पेरीमीटर पर है, तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह इसका नहीं बनाना है। तो हम लोग बस क्या करें, पाई बॉन्ड्स गिन लें। तो 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है, हर में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल्स रूल के हिसाब से सोचेंगे, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर। आप सोच रहे होगे सर रिंग साइज तो 7 से ज्यादा हो गया तो नॉन प्लेनर वगैरह, तो ये सब बकवास नहीं करना है, वो मोनोसाइक्लिक के लिए था, इसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं और ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक की तरह ही रहेगा। एक एग्जांपल और आपको करवाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नोट डाउन करिए, सब मल्टीपल साइक्लिक के ही हैं। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 4 मेंबर्ड रिंग है, पाई बॉन्ड्स की लोकेशन किस तरह से दी हुई। चलिए हमको बताना है इस मॉलिक्यूल का बिहेवियर। तो आउटर पेरीफेरी पर है सब कुछ आउटर पेरीफेरी पर है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई पूरा कॉन्जुगेशन में है। टोटल आउटर पेरीफेरी को देखिए, आउटर पेरीमीटर को देखिए, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हकल्स रूल के अनुसार ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल होगा एंटी एरोमेटिक। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल है
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एक मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है, जिसमें 4 6 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग पायरीन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरीन। तो नाम इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें पाई बॉन्ड्स की लोकेशन है, कहीं से भी स्टार्ट करिए, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड जो है वो बीच में भी लगा हुआ है, एक पाई बॉन्ड बीच में भी है। तो मुझे बताना है कि ये मॉलिक्यूल को बोलते हैं पायरीन, कॉमन नेम है इसका पायरीन। तो मुझे बताना है कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कैसा है। तो देखो, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड्स पेरीफेरी पर तो हैं, और इसमें कोई भी रेजोनेटिंग, जैसे इस वाले पाई बॉन्ड के बारे में हम लोग चर्चा करें जो बीच में है, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को हम लोग पेरीफेरी पे ले जा सकते हैं क्या? देखो, अगर मैं इस पाई को इधर शिफ्ट कराता हूँ, रेजोनेंस करवाता हूँ, तो उससे ये तो पेरीफेरी पे नहीं जाएगा, लेकिन एक जो पेरीफेरी पर है वो अंदर जरूर, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में आपने इनको मूव करवा दिया किसी भी रिंग में, चाहे इस रिंग में चाहे इस रिंग में, दोनों एक ही जैसी हैं, तो उससे लफड़ा क्या पड़ेगा कि जो पाई बॉन्ड पेरीफेरी पे हम ले जाना चाहते थे वो तो नहीं पहुंचा, वो तो अंदर ही रह गया, अभी ये पेरीफेरी का पार्ट नहीं है। लेकिन ये वाला जो पेरीफेरी पे था वो अंदर आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सोचेंगे। और इनफैक्ट जो ये वाला पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ये एक इंटरनल पाई बॉन्ड है जो एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगर आप बाहर से देखिए तो सिर्फ आउटर पेरीमीटर को देखिए तो एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6 और 7 पाई बॉन्ड, मतलब हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार ये रिंग हो गई आउटर पेरीमीटर के हिसाब से एरोमेटिक, ठीक है। तो ये जो इंटरनल पाई बॉन्ड है इससे कोई लेना देना नहीं है, जो आउटर पेरीमीटर है हम सिर्फ उसको चेक करके बोल रहे हैं। और इसलिए पायरीन एक एक्सेप्शनल केस है, जो मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमको दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि ये मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा है, मल्टीपल साइक्लिक। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है कि आउटर पेरीमीटर तो हम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि आउटर पेरीमीटर में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है भाई, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है दोनों कार्बन। तो फिर हम पूरी बड़ी वाली रिंग जब नहीं देख सकते हैं तो हम नेक्स्ट छोटी वाली रिंग को देखते हैं, ठीक है। और इस रिंग के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये तो हमको बेंजीन जैसा ही दिख रहा है, तो ये साफ साफ कैसा हो गया, एरोमेटिक। भाई आउटर पेरीमीटर में कॉन्जुगेशन भी तो होना चाहिए ना, जैसे इसमें आउटर पेरीमीटर में कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है, ये दोनों sp3 वाले एटम हैं। तो जब पूरी बड़ी रिंग में कंडीशन नहीं टेस्ट हो पाए तो हम लोग नेक्स्ट छोटी वाली रिंग देखेंगे। या फॉर एग्जांपल लेट से मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दूं, मान लो, ठीक है, ऐसा एक मॉलिक्यूल बना दूं, ये पाई और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है इस तरह से। तो अब बताओ इसका बिहेवियर कैसा है। अब इसमें आउटर पेरीमीटर में तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये सब sp3 है। नेक्स्ट उसके बाद वाली जो 6 मेंबर रिंग है उसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं है। उसके बाद जो अगली छोटी रिंग है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं देखता जा रहा हूँ, अगली जो छोटी रिंग है उसमें मुझे कॉन्जुगेशन दिख रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, दिस इज एन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, राइट। कैसा इसका बिहेवियर हो गया, दिस इज एन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है, एरोमेटिसिटी टेस्ट करना, सभी तरह की चीजें हमने यहाँ देख ली, मल्टीपल साइक्लिक और साथ साथ एनुलिन्स भी हमने कवर किया। एक एग्जांपल हम लोग मल्टीपल साइक्लिक का चाहे तो और देख सकते हैं, दैट इज अगर एक रिंग 5 मेंबर्ड हो, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, और दूसरी रिंग जो है वो 7 मेंबर्ड, सो समथिंग लाइक दिस। तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, और ये एक 7 मेंबर्ड रिंग है। तो एक रिंग 5 मेंबर्ड है और एक 7 मेंबर्ड है, और मल्टीपल साइक्लिक है। इसमें पाई बॉन्ड्स की लोकेशन पहले दिखा देते हैं, पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा के बाद यहाँ आया पाई, फिर ये आ गया पाई, और फिर ये आ गया पाई, ठीक है। एक 5 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी 7 मेंबर्ड रिंग है। इस मॉलिक्यूल का
कॉमन नेम अगेन इज इम्पॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एजुलीन। ये भी मल्टीपल साइक्लिक वाला ही है और सभी पाई बॉन्ड्स पेरीफेरी पर प्रेजेंट हैं, और पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। टोटल देखिए 2 3 6 और 4 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एजुलीन एक कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, राइट। तो ये हमारा एरोमेटिसिटी को टेस्ट कैसे करना है वो वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आइए जल्दी से हम लोग बात करते हैं अबाउट द रिएक्शंस रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी। तो कुछ 2-3 रिएक्शंस के बारे में यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्रोजनेशन। तो आई एम श्योर आपने हाइड्रोजनेशन के बारे में 9th-10th क्लासेस में भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ। वैसे इस रिएक्शन को आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हाइड्रोजनेशन क्या है वो बता रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से अगर कराते हैं, एल्कीन की या एल्काइन की, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम, ये सब मेटालिक कैटलिस्ट होते हैं, तो इस डबल बॉन्ड पर क्या होता है, हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है अभी क्या, सैचुरेटेड। तो इस टाइप की रिएक्शन हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, बेसिकली जुड़ गया। ऐसी रिएक्शन को आगे चल के हम लोग नाम भी बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, या रिडॉक्स के नजरिए से देखो तो ये रिडक्शन भी हो रहा है। खैर अभी ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं पर भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन के संपर्क में आके उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है, एक पाई और एक सिग्मा टूट रहा है, जैसे ये वाला पाई बॉन्ड और एच एच के बीच का सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहा है, और 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे चल के आपको समझाऊंगा कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक भी होती है। फिलहाल अभी इस बात की कोई जरूरत नहीं है, बट समझ सकते हो। देखो टूटने वाले बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड तो कमजोर बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है। लेकिन बनने वाले बॉन्ड कौन से हैं, बनने वाले दोनों सिग्मा है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ज्यादा रिलीज हुई, इसलिए रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। बट फिलहाल पॉइंट ऑफ कंसर्न ये नहीं है, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए होंगे हमको, और उनमें हमें प्रिडिक्ट करना होगा कि हाइड्रोजनेशन किस प्रकार से होगा। जैसे कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं, लेट्स कॉल इट एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में मुझे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई विद हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ सम मेटल, Ni, Pd, Pt, कोई भी मेटल ले सकते हो, Ni, Pd, Pt, ठीक है, ये सब मेटल्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैसे ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो 1 इक्विवेलेंट का मतलब है कि हम किसी एक ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा सकते हैं, किसी एक ही डबल बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट करवाना चाहेंगे, कौन सा डबल बॉन्ड खत्म करेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन में आप देखो डबल बॉन्ड खत्म हो जा रहा है, तो कौन सा डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में खत्म करेंगे। देखो इनमें से तो तीनों को टच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक हमें दिख रहा है साफ साफ, ये बात समझ में आ रही है। इस वाले पाई बॉन्ड को अगर हम लोग हटा दें तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल जो कि एंटी एरोमेटिक था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा तुमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन तब होगी जब स्टेबिलिटी उससे बढ़ रही हो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो राइट हैंड साइड वाला फोर मेंबर्ड रिंग में जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड को अगर हम लोग खत्म कर दें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अब ये मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे, आप केवल इस वाली रिंग को देखोगे और इस मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक था, सॉरी पहले नॉन नहीं था, पहले था एंटी एरोमेटिक, इट वाज एंटी एरोमेटिक। आउटर पेरीमीटर आप देखिए तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, और अभी ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद है नॉन एरोमेटिक, फिर है एंटी एरोमेटिक। तो कभी भी स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी
तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले पाई बॉन्ड को आपको रिड्यूस करवा देना है या उस पर हाइड्रोजन का एडिशन करवा देना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही रिडक्शन भी कहते हैं हम लोग। चलो आओ अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक बेंजीन रिंग है और इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करवाई गई विथ हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकल। चलो बताओ, एक इक्विवेलेंट मतलब कोई एक ही पाई बॉन्ड जाना है, तो क्या रिएक्शन कराओगे? ऑब्वियसली रिंग को छूने का मतलब तो नहीं है, रिंग को छूते ही एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, तो रिंग को एज इट इज पड़े रहने दो, रिंग को एज इट इज पड़े रहने दो और बाहर वाले पाई बॉन्ड का रिडक्शन करा दो, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आके वहां पर लग जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें ये बेंजीन रिंग है और इस प्रकार से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है और इसको हमने रिएक्ट करवाया विथ हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकल। हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। तो देखो अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग इस रिंग को तो टच नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है। बाहर वाले दोनों पाई बॉन्ड्स में से कोई एक पाई बॉन्ड में रिड्यूस करा सकता हूँ, तो किस पाई बॉन्ड को आप लोगे? देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये तो रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, अगर इस पाई बॉन्ड को खत्म कर दिया तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस खत्म हो जाएगा रिंग के साथ इस पाई बॉन्ड का। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये तो एक अलग थलग सा अकेला पड़ा हुआ है क्योंकि बीच में 2 सिग्मा आ रहे हैं। ठीक है, सिग्मा सिग्मा पाई, तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर इस पाई बॉन्ड को खत्म किया तो रेजोनेंस मॉलिक्यूल से डिस्टर्ब होगा, मतलब रिंग में तो रहेगा लेकिन ये बाहर वाला रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। और रेजोनेंस हमेशा एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, तो हम लोग क्या रिएक्शन करा देंगे? रिएक्शन हम लोग जो सबसे कोने में पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को हम लोग रिड्यूस करा के खत्म कर देंगे, मतलब वहां पे सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और एक क्वेश्चन और करते हैं जो जेई में आ चुका है पहले। चलिए देखिए, तो ये एक एक्चुअल जेई का क्वेश्चन है। हमको ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग है, उससे फिर 3 4 मेंबर्ड रिंग जुड़े हुए हैं और उन 4 मेंबर्ड रिंग से फिर से एक 6 मेंबर्ड रिंग जुड़े हुए हैं। तो इस मॉलिक्यूल को एक बार आप ढंग से एनालाइज कर लीजिए और इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं 3 इक्विवेलेंट्स, मतलब मैं कोई 3 पाई बॉन्ड्स खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का? ये एक्चुअल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखिए अब क्या हो रहा है, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, ये एक एरोमेटिक रिंग दिख रही है, ये एक एरोमेटिक रिंग है और ये एक एरोमेटिक रिंग है और एक बीच वाली एरोमेटिक रिंग। ठीक है, लेकिन ये जो स्क्वायर वाली 3 दिख रही हैं ये मुझे एंटी एरोमेटिक रिंग्स भी दिख रही हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि एंटी एरोमेटिक रिंग्स अगर खत्म हो तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। ठीक है, एंटी एरोमेटिसिटी अगर जाएगी मॉलिक्यूल से तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब सपोज करो कि अगर मैं इस वाले रिंग के जो किसी भी एक रिंग से समझो, जो कोने वाली रिंग्स हैं तीनों में से कोई भी एक ले लो, सब एक जैसी हैं, इसके अगर तीनों पाई बॉन्ड्स में खत्म कर दूं, तीनों पाई बॉन्ड्स खत्म कर दूं तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी तो जाएगी, लेकिन इस वाली रिंग की अगर मैं इसके तीनों पाई बॉन्ड्स खत्म कर दूं तो ये जो स्क्वायर वाली रिंग है इसकी एंटी एरोमेटिसिटी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो 6 मेंबर्ड वाली रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी भी तो खत्म हो जाएगी ना। तो क्या प्रोडक्ट बने जिससे मैक्सिमम फायदा हो? तो मैक्सिमम फायदा, मैं आंसर इसी में बना दे रहा हूं, पूरा फिर से नहीं बनाऊंगा। मैक्सिमम फायदा तब है जब ये बीच वाली रिंग के तीनों पाई बॉन्ड्स खत्म हो जाएं। तो बीच वाली रिंग के तीनों पाई बॉन्ड्स अगर खत्म होंगे तो उससे इस वाले की भी एंटी एरोमेटिक नेचर खत्म हो गई, इस वाले की भी एंटी एरोमेटिक नेचर खत्म हो गई और इस वाले की भी एंटी एरोमेटिक नेचर खत्म हो गई। ठीक है, 3 रिंग्स का एंटी एरोमेटिक नेचर खत्म हुआ और बाहर वाले तीनों का एरोमेटिक नेचर बचा हुआ है, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ये जो भी मैंने बना दिया पाई बॉन्ड्स मिटा के, यही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और इलस्ट्रेशन अच्छे अच्छे करते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोगों को एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से,
ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और पाई बॉन्ड्स की लोकेशन कुछ इस प्रकार से दी हुई है, ठीक है। और इसको हमने रिएक्ट करवाया विथ हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। तो चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए यहाँ, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट ये बनेगा भाई, देखिए ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक है, ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक है, मुझे कोई एक बॉन्ड को खत्म करना है, एक पाई बॉन्ड मैं खत्म कर सकता हूँ हाइड्रोजन यूज करके, तो मैं ये बीच वाला पाई बॉन्ड खत्म कर दूंगा, ठीक है, ये हाइड्रोजनेट हो जाएगा और यही जो हमने बनाया है ये क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसा होने से क्या हुआ, इन दोनों का एंटी एरोमेटिक नेचर खत्म हो गया, लेकिन इसका और इसका एरोमेटिक नेचर अभी बचा हुआ है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन और करते हैं जल्दी से। एक मॉलिक्यूल अभी आपके सामने आया था पायरीन, ठीक है। तो पायरीन में जो बीच वाला पाई बॉन्ड है वो हमने बताया था कि वो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसी बात का एक्सपेरिमेंटल सबूत भी है, ठीक है, कि पायरीन का हम लोग जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं विथ 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, तो क्या होता है पायरीन के हाइड्रोजनेशन में कि जो बीच वाला पाई बॉन्ड होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वही पाई बॉन्ड रिएक्ट करता है विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ और टाइप की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं आगे बढ़ते हुए, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विथ मेटल्स। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबिलिटी पाना चाहता है, स्टेबिलिटी तब पाएगा जब एंटी एरोमेटिक वाला नॉन एरोमेटिक में चला जाए या नॉन एरोमेटिक वाला एरोमेटिक में चला जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एनुलिन 4, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन, और ये एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ये हम लोग जानते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी रिएक्शन सपोज करो मैंने सोडियम मेटल के साथ करवा दी, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इस सिस्टम के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर कुछ ऐसा हो कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहां से आ सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकते हैं सोडियम के थ्रू, ठीक है। कैसे, 2 सोडियम के एटम ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएं 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और ये जो मॉलिक्यूल है जो कि एंटी एरोमेटिक है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक डाई अनायन में, ठीक है। तो डाई अनायन मतलब 2 जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डाई अनायन में अगर कन्वर्ट हो गया तब तो ये एरोमेटिक हो गया, अभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और सोडियम के जो एटम्स हैं, सोडियम के कटायंस जो हैं वो इसके बगल में आके पड़े रहेंगे, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसने कैसे किए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, उसका मैकेनिज्म भी समझ लो भाई। इसके पास सपोज करो 2 पाई बॉन्ड्स थे, ठीक है। तो उन 2 पाई बॉन्ड्स में से लेट से एक पाई बॉन्ड मान लो टूट गया, किसी एक पाई बॉन्ड को आप तोड़ दो, मान लो होमोलाइटिकली तोड़ो। होमोलाइटिकली आप जानते हो क्या होता है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का स्पीसी बना। अब सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उनको मैं अलग अलग करके लिख देता हूं सोडियम के थ्रू। वो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम गेन कर ले और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम गेन कर ले, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर भी अनायन आ जाएगा लोन पेयर, और यहाँ पर भी अनायन आ जाएगा लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज सोडियम के कटायन को अट्रैक्ट करेगा, वो इसके बगल में जाके पड़ा रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक में। तो ये पहले कैसा था, एंटी एरोमेटिक, और अब किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक। तो ये बहुत खुशी की बात है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया। अच्छा, इस तरह से आप सोचो कि क्या बेंजीन में इस तरह का काम होगा क्या, बेंजीन डाई अनायन बनाएगा क्या। बेंजीन में डाई अनायन बनने का फायदा है कि मान लो लेट से हम लोग इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करें और बेंजीन सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स चुरा के कन्वर्ट हो जाए डाई अनायन में, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करे और 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर ले, ठीक है। क्या ऐसा काम बेंजीन में होगा
जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अरे तुम एक एरोमेटिक चीज को एक एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ये तो बहुत गुनाह हो गया, पाप हो गया ना। स्टेबिलिटी से हाईली अनस्टेबल की ओर जा रहे हो, ठीक है, तो ये काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेटल के कटायंस हो, तो मेटल जैसे इलेक्ट्रॉन देता था, कटायंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। जैसे मान लो इसकी रिएक्शन में Fe+3 के साथ करा दूं, Fe+3 के साथ कराऊं, तो जैसे इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एरोमेटिक हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी तो एरोमेटिक हो सकता है ना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके पास। तो ये आयरन जो है वो क्या होगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, मतलब 2 आयरन 2 Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से ये प्रोड्यूस कर देगा डाई कटायन, ठीक है। तो अब भी ये किस में कन्वर्ट हो गया? एरोमेटिक में। तो मेटल का एटम था तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन मेटल का कटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो छोड़ के आयरन के पास चले गए, तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके पास चले जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एरोमेटिक में। पहले क्या था? ये था एंटी एरोमेटिक, ठीक है। कुछ और इलस्ट्रेशंस देते हैं, जैसे नेट से एग्जाम्पल नंबर 4 देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 में मान लो ऐसा स्पीसीज हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप का स्पीसीज दिया हुआ है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो ये एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें आउटर पेरीफेरी में देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी, सपोज करिए सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल के साथ ये इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई? 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डाई अनायन। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अब पेरीफेरी में देखिए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। और इसके बगल में आप चाहो तो मन की संतुष्टि के लिए Na+ और Na+ लिख सकते हो, क्योंकि वो कटायन कहीं तो जाएगा ना भाई। तो दिस विल बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल कभी हमें ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए, मान लो कि दिया हुआ है हमारे पास ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ कराई। तो क्या ये मॉलिक्यूल जो कि एक नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, क्या ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ भाई, हो तो सकता है। कैसे? अगर यहाँ पर अनायन बन जाए, इस वाली पोजीशन पर अगर अनायन आ जाए, नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए लोन पेयर, मतलब ये इस वाली स्पीसी में कन्वर्ट हो जाए, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, कॉन्जुगेशन आ जाए, तो फिर ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। कटायन नहीं बनाना इसका, कटायन बना दोगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो अनायन में कन्वर्ट हो सकता है ये एरोमेटिक के फॉर्म में। तो ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको H+ लूज करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों जो हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं, उनमें से कोई एक हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर निकल जाए, और H+ बन के बाहर निकलेगा तो H+ देने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि HCl की रिएक्शन जब होती है सोडियम के साथ, तो ये रिएक्शन आपने बचपन से पढ़ी होगी, क्या बनाते हो इसमें? आप इसमें बनाते हो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ½ H2 लगा दो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे HCl H+ देकर Cl- बना ले रहा है, वैसे ये मॉलिक्यूल भी H+ अगर लूज करेगा तो यहाँ पर ये अनायन बन जाएगा, एंड दिस अनायन इज व्हाट? दिस अनायन इज एरोमेटिक इन नेचर। और वो H+ जो निकला वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ½ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट जैसे एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, वैसे ही ये भी है, एसिडिक स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अनायन इसका बहुत ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक है, तो इसके लिए H+ लूज करने की टेंडेंसी हाई है, ठीक है। जैसे एसिड्स H+ लूज कर देते हैं, वैसे इस मॉलिक्यूल ने भी H+ लूज कर दिया है और वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अगर आप देखिए तो पहले किसमें था? +1 में था, और यहाँ पर हाइड्रोजन 0 में है, और सोडियम 0 में था, और अभी किस में आ चुका होगा?
सोडियम +1 में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमने कवर किया द रिएक्शन विद मेटल्स। थर्ड टाइप की रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी होती हैं द रिएक्शन विद लुईस एसिड्स। ठीक है, द रिएक्शन विद लुईस एसिड्स, लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन बेसिकली। ठीक है, तो रिएक्शन विद लुईस एसिड्स क्या है कि जैसे आप सपोज करो कि आपके पास बेटा कोई एक एल्काइल हैलाइड है। अब इस एल्काइल हैलाइड को आप किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कराओ। लुईस एसिड क्या है? जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो एल्युमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और ये आपने क्या लिया? एल्काइल हैलाइड लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो क्लोरीन से, मतलब इस एल्काइल हैलाइड से Cl- एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। मतलब ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये वाला बॉन्ड तोड़ा करके, ये वाला बॉन्ड तोड़ करके वो AlCl3 के पास चला जाता है। ठीक है, ये एक टेंडेंसी होती है जिससे हमें मिल जाता है R+, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कि एक कार्बोकटायन है, प्लस हमें मिल जाता है AlCl4 AlCl4-। ठीक है, अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब ये कार्बोकटायन स्टेबल हो। अगर ये कार्बोकटायन स्टेबल हुआ तो इस Cl- की छोड़ के जाने की टेंडेंसी बहुत हाई होगी और ऐसे केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लुईस एसिड के तौर पर जरूरी नहीं है कि AlCl3 ही यूज किया जाए, कुछ और लुईस एसिड्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि AlCl3 तो हो ही गया, ठीक है, जिसके पास क्या है? वेकेंट P है, लेकिन वेकेंट D वाले भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सब जब अभी आप कोऑर्डिनेशन पढ़ लोगे अगर इनऑर्गेनिक में तो और क्लियर हो जाएगा, ZnCl2 या SbCl5, इन सब के पास वेकेंट P या वेकेंट D है। इसके पास है वेकेंट P और इन दोनों के पास है वेकेंट D। तो ये सब लुईस एसिड्स हैं जो एल्काइल हैलाइड्स में से हैलोजन एटम को X- की तरह निकाल सकते हैं और उससे R+, दैट इज अ कार्बोकटायन, R+ क्या है? R+ एक कार्बोकटायन जनरेट हो सकता है बशर्ते वो कार्बोकटायन स्टेबल हो, और स्टेबल होने के लिए क्या हो? एरोमेटिक हो। तो ऐसी रिएक्शंस की होने की टेंडेंसी बहुत हाई रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करो कि आपको मैं एक मॉलिक्यूल दे दूं यहाँ पर और इससे Cl लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी SbCl5 के साथ, तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? जी हाँ, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि जब ये Cl- को निकालेगा तो एक एरोमेटिक कार्बोकटायन बन जाएगा विच इज वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जैसे क्या होता है कि लुईस एसिड्स की X- को निकालने की टेंडेंसी है, वैसे ही एक रिएजेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट भी हैलोजेंस को प्रेसिपिटेट करा लेता है। ठीक है, तो जैसे मान लो जेई में देखो, जैसे एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि एक मॉलिक्यूल ये दिया गया है 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ लगा है क्लोरीन, इसकी रिएक्शन मैंने कराई सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल मुझे दिया गया है 7 मेंबर्ड रिंग, और पाई बॉन्ड बने हुए हैं और इसमें भी लगा हुआ है Cl, और इसकी रिएक्शन भी मैंने करवाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जैसे लुईस एसिड हैलोजन के एटम को X- की तरह निकाल लेता था, वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट भी ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट अब अगर यहां से इस क्लोरीन को निकालेगा, जैसे क्वेश्चन ये था कि ये दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और इनमें से कौन इंस्टेंट प्रेसिपिटेशन करेगा, कौन तुरंत प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो अगर ये Cl- यहां से निकला, ये क्लोरीन यहां से Cl- निकला, तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट होते हैं।
लेकिन ऐसा होने से जो कार्बोकटायन जनरेट होगा वो कार्बोकटायन एक एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसलिए ये मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेशन नहीं शो कर पाएगा। लेकिन यहां से जब क्लोरीन निकलेगा Cl- के साथ, तो जो कार्बोकटायन बनेगा उसका स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूं, बट वो ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन बनेगा, 7 मेंबर्ड रिंग और एरोमेटिक। तो ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन बनेगा, दैट इज वेरी वेरी स्टेबल, राइट। और अगर ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन एरोमेटिक कार्बोकटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए यहां पर हम लोगों को AgCl वाला प्रेसिपिटेट इंस्टेंटली मिलेगा। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, और ये तीनों के प्रेसिपिटेट के कलर भी लिखा दूंगा, और यहां पर हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर Cl- होता है तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करने पर बनता है AgCl सॉलिड। दिस इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर, रट्टा मारिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर Br- होता है तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने पर AgBr सॉलिड का प्रेसिपिटेट बन सकता है, अगर कटायन स्टेबल है तो, हमेशा नहीं बनेगा। दिस इज लाइट येलो या पेल येलो इसका कलर होता है। और अगर I- होता है तो वहां पर AgI सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है और इसका कलर होता है डार्क येलो। इन तीनों के कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कृपया करके इन्हें ध्यान रखें, ठीक है। कभी कभी चौथी वैरायटी ऐसी भी हो जाती है जहां पर कोई रिएक्टेंट ही नहीं दिया रहता है, नो रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी डायमराइज करने की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है एनुलिन 4। अब अभी इसकी रिएक्शन थोड़ी देर पहले मैंने सोडियम के साथ करवाई थी, Fe+3 के साथ करवाई थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं, इस बार कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, तो भी ये इस तरह से स्टेबल नहीं, इसको अलग तुमने कर लिया तो बहुत हाईली अनस्टेबल है। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये आपस में अगर कोई रिएक्टेंट नहीं होगा तो ये डायमराइज करने की टेंडेंसी रखते हैं। डायमराइज करना मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। किस तरह से? इस तरह से, जैसे दो मॉलिक्यूल बना लो और एक पाई बॉन्ड तोड़ दो होमोलाइटिकली, और एक मॉलिक्यूल और बनाओ, उसका भी एक पाई बॉन्ड तोड़ दो होमोलाइटिकली, तो ये सब अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका अनपेयर्ड अनपेयर्ड की पेयरिंग हो गई और इसके अनपेयर्ड अनपेयर्ड की पेयरिंग हो गई, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स ने जुड़ के एक इस तरह का एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया। डॉट डॉट हटा लो चाहो तो फाइनल स्ट्रक्चर से, ठीक है। एक इस तरह का सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया विच इज व्हाट, नॉन एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ये हमारा सारा एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बहुत डिटेल में हमने इसे पढ़ा। आई होप आपको एक एक बात यहाँ पर समझ में आई होगी, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं और अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो क्वेश्चन जो हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है विच रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके और 2 मिनट टाइम लेके आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं द सोल्यूशन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? तो ये हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें ब्रोमीन लगा है और इसकी रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट का रोल क्या होता है, जो भी हैलोजन एटम है उसको X- की तरह, मतलब इस ब्रोमीन को Br- की तरह यहां से निकाल लेगा। तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? नहीं भाई, Br- अगर निकलेगा तो उससे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और ये जो बनने वाला कार्बोकटायन है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एंटी एरोमेटिक है, इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। दूसरे में हमने एक 7 मेंबर्ड रिंग ली है, उसकी रिएक्शन हम लोग सेम AgNO3 के साथ ही करवा रहे हैं, और AgNO3 फिर से इस Br- को निकाल लेगा, जिससे यहाँ पर कार्बोकटायन आएगा। क्या ये कार्बोकटायन स्टेबल है? जी हाँ, ये ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक है, सो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। एक बार डी वाले ऑप्शन को देख ले, वहां पर भी Cl- निकलेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा,
एरोमेटिक कार्बोकटायन बन रहा है, स्टेबल है, दिस रिएक्शन विल आल्सो बी स्पॉन्टेनियस। और सी वाले में देखें तो ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है, लेकिन सोडियम मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। तो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अगर और आ जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार के एक डाई अनायन में। एक एक सोडियम एटम से एक एक ले लेगा, और ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया भी था, ये रिएक्शन भी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं और दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पर, और ये 3 मॉलिक्यूल्स हमको दिए हुए हैं ए, बी और सी, और हमको इनमें रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है। तो ए वाला मॉलिक्यूल देखिए, तो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये ऑक्सीजन एटम में ब्रोमीन लगा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो रही है। सिल्वर नाइट्रेट इस Br को Br माइनस की तरह निकालने का काम करता है, प्रेसिपिटेट बनाएगा और यहाँ पर कार्बोकटायन आ जाएगा। जैसे ही कार्बोकटायन यहाँ पे आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 और ये 2 और ये 2 एरोमेटिक कार्बोकटायन है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तुरंत जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे, तुरंत आपको इंस्टेंटली AgBr का लाइट येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। यहाँ पर Br माइनस निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा, एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन। ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और इस तरह से पाई बॉन्ड्स लगे हुए हैं इसमें। तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन, तो ऑब्वियसली इसकी एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी, और ये Br माइनस को नहीं छोड़ेगा, और नहीं छोड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, या बनेगा भी तो बहुत धीरे धीरे, ना के बराबर, एकदम बिल्कुल धीरे, बिल्कुल स्लो। हजारों करोड़ों अरबों में से कोई एक आध मॉलिक्यूल किस्मत से Br माइनस रिलीज कर देगा, अदरवाइज कोई मेजर काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ए का रेट सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, फिर इसके बाद सी में से यहाँ से Br माइनस निकलेगा, तो ये कार्बोकटायन आएगा। दिस कार्बोकटायन इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें ये सब तो sp3 है ना, रेजोनेंस, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है बीच में, ठीक है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है, दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस इज व्हाट, एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली सबसे फास्टेस्ट रेट ए का होगा, फिर सी, वो भी कुछ ठीक ठाक रेट से थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, और फिर बी जो कि ना के बराबर रेट से हो रहा होगा। सो दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दैट कंप्लीट्स इन टोटलिटी द टॉपिक ऑफ एरोमेटिसिटी। बहुत डिटेल में हमने इसे पढ़ा, एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल जितना भी हो सकता है प्रीवियस ईयर जेई वगैरह का, वो सब मैंने आपको वीडियो में ही कवर करा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर।